अव्यान के कानों में बस प्रणय के जाने की आवाज़ आ रही थी और वहीं अव्यान को ध्यान रास्ते पर बिल्कुल नहीं था। वह बहुत तेज़ी से बस अपने गुस्से से कार चलाई जा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी कार बहुत तेज़ी से पेड़ पर टकराती है। अव्यान का सिर बहुत ज़ोर से स्टीयरिंग पर जा लगता है। अव्यान के सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। दूसरी ओर आव्या किसी कारण से हॉस्पिटल आई थी। वह इस वक्त वापस जा रही थी, पर अचानक उसकी नज़र लिफ्ट की ओर चली जाती है। आव्या को लिफ्ट देखते ही कल की बात याद आ गई और उसे उस थर्ड फ्लोर में छिपी नैना के बारे में जानना था। आव्या कुछ देर तक सोचती है, फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। आव्या जाकर कार में बैठ ही जाती है, तभी उसकी नज़र धीर पड़ जाती है, जो बैग में कुछ लेकर जा रहा था। आव्या उसे देखकर कुछ सोचती है, फिर उसे आवाज़ देकर बुलाने लगती है। धीर पलटकर आव्या की ओर देखता है। आव्या जल्द से धीर की तरफ जाती है। धीर कंफ्यूज होकर खड़ा था। आव्या उसके पास जाते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? धीर अपनी नज़र हॉस्पिटल के अंदर डालता है, फिर कहता है, वो मैम बस अंदर। बोलते हुए धीर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि उसे पता था रुद्रांश के आदमी यहाँ हर जगह मौजूद थे। धीर के ऐसे हकलाते से आव्या अपना हाथ बढ़ाकर धीर के कंधे पर रखती है। आव्या जैसे उसके कंधे धीर के कंधे पर रखती है, धीर सामने देखकर डर से जल्दी से पीछे हो जाता है, जिससे आव्या का हाथ उसके कंधे से हट जाता है। आव्या उसे डरा हुआ देखकर पीछे पलटने वाली होती है, लेकिन आव्या पलटती उससे पहले कोई उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। आव्या सीधा उसके सीने से टकरा जाती है। आव्या सिर उठाकर देखती है तो उसे रुद्र दिखता है, जो गुस्से से धीर को देख रहा था। रुद्र की बेहद सर्द आवाज़ उस जगह पर सुनाई देती है, रिमूव योर शर्ट। धीर रुद्र के ऐसे बोलने से उसे देखता और फिर सिर झुकाए कहता है, बट बॉस मैं अंदर कुछ नहीं पहना है। उसके इतना बोलते ही रुद्र चिल्लाता है, आई सेड रिमूव योर शर्ट। रुद्र की तेज आवाज़ से आव्या भी सहम जाती है और धीर जल्दी से अपनी पहनी हुई शर्ट उतारता है और रुद्र को देखता है। रुद्र अपना हाथ बढ़ाता है और धीर उसे वह शर्ट दे देता है। धीर अब खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वह घर से तो शर्टलेस रह सकता था, लेकिन बाहर वह इस तरह नहीं रह सकता। गेट लॉस्ट। रुद्र की फिर एक बार आवाज़ आती है और धीर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वैसे तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। आव्या को धीर की हालत देख बुरा ही लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आव्या रुद्र को गुस्से में देखती है और वह उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसकी नज़र रुद्र की शर्ट पर जाती है। रुद्र की शर्ट पर खून लगा था। यह देखकर आव्या की आंखों में एक घबराहट जन्म लेती है। जैसे रुद्र यह देखता है, अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। इस औरे को देखकर तो आव्या और ज़्यादा डरने लगती है। आव्या पीछे होने लगती है, पर रुद्र उसे होने नहीं देता। रुद्र आंखें बंद करके ही आव्या का हाथ पकड़ लेता है। आव्या के चेहरे पे साफ डर दिख रहा था। रुद्र अपनी आंखें खोल अपनी पहनी हुई शर्ट को फाड़ देता है और शर्ट फटते ही वह उतार कर फेंक देता है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर एक और ले जाता है। अचानक ही आव्या के मुंह से एक आवाज़ निकल जाती है, प्लीज़ छोड़ दो। रुद्र इस वक्त शर्टलेस था। रुद्र आव्या को साइड में ले जाकर कार से सटा देता है। आव्या पहले तो आंख बंद कर रखती है और धीरे धीरे आंख खोलकर उसे देखती है। रुद्र धीर की शर्ट को घूरते हुए कहता है, योर एवरी टच ओनली माइन बेबी गर्ल। बोलते हुए इसकी आंखों में आव्या के लिए पागलपन दिख रहा था। रुद्र पॉकेट से लाइटर निकालता है और धीर की शर्ट को जलाकर फेंक देता है। आव्या बस उस जलते हुए शर्ट को देखती रहती है। रुद्र आव्या को चिन पकड़ अपनी ओर घुमाता है और आव्या की नज़रें रुद्र की नज़रों से टकरा जाती हैं। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। वो हर एक चीज़ या इंसान जिसे तुम टच करोगी या देखोगी, मैं इसी तरह से जलाकर राख कर दूंगा, बिकॉज आई एम बैडली पोजेसिव फॉर यू बेबी गर्ल। आव्या थोड़ी गुस्से से कहती है,
इसे पॉजेसिव नहीं, पागलपन कहते हैं। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रख के तुरंत बोलता है, वो तो मैं हूँ बेबी गर्ल, तुम्हारे लिए। आव्या के एकदम से पारा चढ़ जाता है। वह रुद्र को चिल्लाती है, पर मैं तुम्हारी नहीं हूँ, समझे? तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी? नो वे। तुम एक हार्टलेस पर्सन हो। तुम में दिल नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बेकसूरों की जान लेते हो, इतनी पूरी तरह से टॉर्चर करते हो। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो। आव्या के इतना बोलते ही रुद्र कुछ पल उसे देखता है। उसके बातों को गौर करते हुए रुद्र के मुंह से एक शब्द निकलता है, बेकसूर। यह शब्द बोलते ही रुद्र आव्या के एक कदम दूर हो जाता है और फिर एक बार उसके मुंह से निकलता है, बेकसूर। इतना बोलते ही रुद्र हंसने लगता है। इसकी हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वह पागलों की तरह से हंस रहा था। रुद्र की हंसी से आव्या को तो डर से शरीर ठंडा पड़ जाता है। रुद्र हंसते हुए आव्या को देखता है और फिर हंसी रोक आव्या की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, टू मच इनोसेंट बेबी गर्ल। बोलते हुए आव्या के करीब जाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख लेता है। आव्या रुद्र आव्या के मासूम आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा ये क्यूटनेस और इनोसेंट पर तो मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। रुद्र इतना बोल आव्या की नाक को किस करता है और फिर उसकी आंखों में देखकर उसकी नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए कहता है, बेकसूर को मरना मेरी फितरत में नहीं है। तुमने जिस हफ्ते उस कमरे में देखा वो सब कसूरवार थे जिसे कानून या कोर्ट कभी सजा नहीं दे सकती। हॉस्पिटल में हर एक दिन कोई ना कोई केसेस आती रहती हैं, क्या तुम देखती नहीं? वो बेबी गर्ल, उस दिन जिसने भी लोगों को मैंने मारा वो सब रेपिस्ट थे। उन सब ने मिलकर 8 साल की बच्ची का रेप कर उसे मार डाला। वो तो कैसे मैं उन पर रहम दिखाता। आव्या ये सोचकर ही नफरत से भर उठती है और उसे जैसे कुछ याद आता है। वह आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र और आव्या का चेहरा इस वक्त बहुत करीब था। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो पता कर लो। अगर मैंने एक शब्द भी झूठ बोला हो तो हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। पीछे मुड़कर एक बार भी तुम्हें नहीं देखूंगा। रुद्र की ये बात सुन आव्या की आंखें नम हो जाती है। आव्या आंखों में नमी लिए रुद्र को देखते हुए कहती है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? वो जगह मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर 1 हफ्ते तक तुमने मुझे वहाँ क्यों रखा? मैं घुट रही थी वहाँ। रुद्र बोलते ही आव्या की आंखों में आंसू बह जाते हैं। रुद्र अपनी पछताई नज़रों से आव्या को देखता है, फिर कहता है, नहीं दिखाता तुम्हें वो सब, लेकिन तुम्हारी हरकत ने वो सब दिखाने पर मुझे मजबूर कर दिया। मेरे डैड ने जिस तरह मेरी मॉम को टॉर्चर किया है, उसे मरने का हक सिर्फ मेरी मॉम को है। उसे मारने का हक सिर्फ मेरी मॉम को है और किसी को नहीं। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली और डैड की वजह से बहुत स्ट्रगल किया है। तुम्हारी फैमिली ने मेरी डैड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं, बट उससे भी ज़्यादा मेरी मॉम ने किया है। तुम्हें डैड को मरने का हक तुम्हें कैसे दे सकता था? आई कांट नो। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आई एम सॉरी बेबी गर्ल। रुद्र का यह शब्द सुनते ही आव्या झट से रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी टाइटली उसे पकड़ लेता है। आव्या रोने लगती है। आव्या रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे उस रूप को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मुझे वही रुद्र चाहिए जिसे मैं पहले मिली थी। प्लीज़ रुद्र। रुद्र से बिछड़ने का दर्द आव्या के अंदर भी था, लेकिन उसके खौफ से उसके अंदर जगह ले ली थी, जिस वजह से आव्या रुद्र की चाहत से ज़्यादा रुद्र के खौफ को दिल में जगह बनाए बैठी थी। आज आव्या रुद्र के अंदर छिपे हैवान को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या को रोते हुए कभी नहीं देख सकता था। रुद्र आव्या की पीठ पर रब करते हुए उसके कान में कहता है, प्रॉमिस बेबी गर्ल, मैं कभी तुम्हारे सामने उस हैवान को नहीं आने दूंगा। आव्या उसके हर एक शब्द को सुनकर बहुत ज़्यादा टाइटली उसे पकड़ लेती है। आव्या का रोना कुछ पल तक वैसा ही चलता रहता है। आव्या के आंसू
और रुद्र रोकना चाहता था, लेकिन वह नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता था आव्या के आंसू अब दोनों को दूरी को खत्म करने वाले थे। आव्या का डर, बेचैनी, सब कुछ इन आंसुओं के द्वारा निकलकर बह रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद आव्या के सिसकने की आवाज़ आती है। रुद्र धीरे से आव्या को खुद से अलग करता है। रुद्र के शर्टलेस बदन पर आव्या के चिपकते हाथ हट जाते हैं। रुद्र आव्या के गालों को, भीगे गाल को अपने हाथों से साफ करता है। आव्या इस वक्त नजरें झुकाए खड़ी थी। रुद्र आव्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मैं अपनी हैवानियत को तो तुमसे छुपा लूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो जुनूनियत, पागलपन और पॉजिटिवनेस है, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता ना, और ना ही छुपा सकता। बोलते ही रुद्र आव्या के माथे पर किस कर लेता है। आव्या अपने भीगे पलकों से रुद्र को देखती है। रुद्र के कोल्ड एक्सप्रेशन अब भी उसके साथ थे। रुद्र की बॉडी चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसके एब्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि कोई भी लड़की उसके बाहों में रहने के लिए कुछ भी कर जाए। आव्या कुछ पल उसकी आंखों में देखती है और फिर उसके अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर रोनी आवाज़ में कहती है, वो लड़कियां तुम्हारे हॉट बॉडी को देख रही है। आव्या की बात सुनकर रुद्र आव्या को देखते हुए गन निकालकर उस ओर शूट करता है। जो लड़कियां रुद्र को देख रही थी वो बुलेट फायर होते ही चिल्लाकर भाग जाती हैं। बुलेट फायर की आवाज़ आव्या के लिए नॉर्मल थी, इसलिए वह उन सबको भागता देखती है। रुद्र ने उन सब पर बुलेट नहीं चलाई थी, बस उन्हें डराने के लिए साइड में चला दी थी। वो बिना देखे रुद्र गन को कार के अंदर फेंककर आव्या की आंखों में देखकर उसे उठा लेता है। आव्या रुद्र की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट लेती है। रुद्र कार का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आव्या को लेकर खुद भी जाता है। रुद्र कार का दरवाज़ा बंद करता है, चारों तरफ कार के पार्टीशन लगा देता है। उसकी कार जहाँ थी वहाँ थोड़ा अंधेरा था, बस चांद की रोशनी आ रही थी, लेकिन अब कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। उस अंधेरे में आव्या कार के सीट में लेटी थी और रुद्र उसके ऊपर था। आव्या के पैर अब तक उसके कमर पर लिपटे हुए थे। अंधेरे के रुद्र काव्या को महसूस करते हुए कहता है, तुम्हारे इन होठों का रस पीने की तलब लगी हुई है मुझे। बहुत कंट्रोल किया खुद को, लेकिन आज नहीं। आव्या भी रुद्र के गर्म सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। आव्या रुद्र को परमिशन देखने के लिए धीरे से आगे बढ़कर अपने होठों से उसके होठों को छू लेती है, पर रुद्र को तो नॉर्मल किस नहीं चाहिए थी। रुद्र आव्या की ड्रेस की जिप को खोल देता है। आव्या घबराते हुए कहती है, ये क्या क्या कर रहे हैं रुद्र? रुद्र आव्या की ड्रेस को कंधे से सरकाता है और बहुत धीरे से अपनी सांसों को संभालते हुए कहता है, डोंट वरी, किसके सिवा कुछ नहीं करूँगा, बट जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कार में दोनों की फुसफुसाती हुई आवाज़ आ रही थी। रुद्र आव्या के कंधे को पकड़कर उसकी गर्दन पर लिक करने लगता है। आव्या का पूरा बदन सिहर उठता है। रुद्र बहुत तेजी से उसकी गर्दन को लिक कर रहा था। आव्या को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आइसक्रीम है, और रुद्र की जीभ अब आव्या के होठों पर चलने लगते हैं। धीरे धीरे रुद्र आव्या के होठों को अपने पूरे मुंह में भर लेता है। आव्या के हाथ रुद्र की पीठ पर कसे हुए थे। वे आंखें बंद किए हुए ही रुद्र जिस तरह बिल्कुल अलग थी, उसी तरह से उसकी किस करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। रुद्र आव्या के होठों को वाइडली किस कर रहा था। आव्या की बहुत हल्की सिसकी निकल रही थी, जो कार के साउंड प्रूफ होने की वजह से वहीं दब रही थी। रुद्र आव्या की किस करते हुए अपनी तड़प को दूर कर रहा था। रुद्र इतना ज़्यादा वाइल्ड था कि आव्या से सहना मुश्किल होता जा रहा था। आव्या का मुंह रुद्र के मुंह के कब्जे में था, पर फिर भी आव्या बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रही थी। रुद्र। रुद्र की वाइल्डनेस वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। रुद्र किस ही कर रहा था, लेकिन उसकी किस इतनी रफ थी कि आव्या के होंठ और गर्दन लाल हो चुके थे। किस करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। अब भी रुद्र रुका नहीं था। वह कभी आव्या के गाल को किस करता
तो कभी गर्दन को या उसके कंधे को। रुद्र तो आव्या को किस करते करते ही सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा था। आव्या सिसकते हुए जा रही थी क्योंकि अब तक रुद्र की किस बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी थी। रुद्र आव्या को शक और लिक ज़्यादा कर रहा था। आव्या को अब लगता है कि रुद्र ऐसे नहीं रुकेगा वाला, तो वह रुद्र को धीरे से धक्का देते हुए कहती है, छोड़ो अब। हाँ रुद्र, अब बस करो। रुद्र अपने किस करने में ही गुम था। कुछ वक्त और बीत जाने के बाद जाकर रुद्र रुक जाता है। आव्या और रुद्र दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। रुद्र आव्या की ड्रेस को ठीक करता है और सीट में बैठाकर आव्या को सीने में छुपा लेता है। आव्या रुद्र को ऐसे करते ही तुरंत सो जाती है क्योंकि पूरी रात रुद्र ने उसे सोने नहीं दिया था। आव्या को सोता देख रुद्र उसके माथे पर किस करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ आव्यान की आंखें दर्द से साथ खुलती हैं। आव्यान अपनी आंखें खोलकर खुद को मिरर में देखता है। माथे पर लगे चोट को देखकर वह रुमाल निकालकर माथे से खून को पोंछता है। आव्यान कार को देखता है जो पेड़ से टक्कर होने की वजह से डैमेज हो चुकी थी। आव्यान कार से बाहर निकलता है और रोनी को कॉल करता है। आव्यान रोनी कार लाने को कहता है तो रोनी हाँ में जवाब देता है। कुछ आधे घंटे में कार आव्यान के सामने रुकती है। कार आते ही आव्यान अंदर बैठता है और कार अब वहाँ से चलने लगती है। आव्यान सीट से सिर टिकाए आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने इस वक्त कल रात की सारी सीन चल रही थी। कार में न्यूज़ चल रही थी। आव्यान का तो पूरा ध्यान अब तक कल रात की बातों पर था, लेकिन एक न्यूज़ ने उसकी आंखें खुल जाती हैं। न्यूज़ में एक हेडलाइंस दिख रही थी जिसमें बताया जा रहा था तट के किनारे एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी कंडीशन को देखकर समझ आ रहा है कि किसी ने उससे मारकर उस पानी में फेंक दिया है। उसके गले में मंगलसूत्र भी देखा गया है, जिससे साफ समझ आ रहा है कि वह एक शादीशुदा थी। न्यूज़ की हेडलाइन को देखकर आव्यान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क उठता है। न्यूज़ की में फुटेज भी दिखाई जा रही थी और एक रिपोर्टर कह रही थी कुछ देर पर यह जगह बहुत ही अच्छे तरीके से सजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गिरे केक को देखकर समझ आ रहा है शायद हस्बैंड वाइफ के बीच कोई झगड़ा हो गया था और मर्डर करने वाला उसका खुद का हस्बैंड था। ऐसी हेडलाइंस देखकर तो आव्यान के अंदर एक डर बैठ जाता है। न्यूज़ में उसी जगह की दिखाई जा रहा था जहाँ कल आव्यान और प्रणया जगह के बाद अब न्यूज़ में उस लड़की की फ़ोटो को दिखाया जा रहा था, जिसका चेहरा पुलिस वालों ने खड़े होने की वजह से नहीं दिख रहा था। पानी बहता जा रहा था और उस लड़की को भिगाता जा रहा था। आव्यान अपने डर से धड़कते दिल को संभालते हुए उस लड़की का चेहरा दिखाने का इंतज़ार कर रहा था। तभी पैरों से होकर साड़ी का दिखाया जाता है। उस लड़की की पहनी साड़ी को देख आव्यान की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि ये साड़ी की थी जिसे कल रात प्रणया ने पहनी थी। आव्यान डर से हकलाते हुए कहता है, ये न्यूज़ ये नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये रोनी कार इस जगह पर लेकर चलो जल्दी। कार बहुत तेज़ी से आवाज़ के साथ उसी जगह रुकती है कुछ दूरी पर, जहाँ रिपोर्टर बात कर रहे थे कि आव्यान तुरंत कार से उतरकर भागते उस ओर चला जाता है। आव्यान के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर आज एक डर, बेचैनी और परेशानी ने जगह ले ली थी। रोनी भी कार से उतरकर तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। रोनी को पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आव्यान के एक्सप्रेशन देखकर उसे न्यूज़ का मतलब साफ समझ आ चुका था। आव्यान जल्दी से दौड़कर वहाँ पहुँचता है, लोगों को धक्का देकर वहाँ से हटाता है। लोगों के हटते ही उसे पानी से पूरी तरह से भीगी शरीर दिखती है, जो सांसें नहीं ले रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मर चुकी है। आव्यान की सांसें जैसे वहीं थमते थमते बच जाती हैं, क्योंकि मरी हुई वो लड़की प्रणया नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसने प्रणया जैसी ही साड़ी पहनी थी। आव्यान उसे देखकर 2 कदम पीछे हट जाता है। उसके दिल में एक पल के लिए यह देख सुकून मिलता है कि प्रणया का कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर खड़े लोग आव्यान को देखते हैं और फिर उस लड़की को देखते हैं। रोनी उस लड़की को देखकर इंस्पेक्टर से बात करता है। आव्यान तो अब बस खुद को शांत करने में लगा हुआ था।
उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी। उस लड़की की बॉडी को ले जाया जाता है। रॉनी अव्यान के पास आकर कहता है, छानबीन से पता चला है कि इस लड़की को किसी ने गला दबाकर मार दिया। बोलते ही रॉनी रुक जाता है। अव्यान रॉनी को बोलने से कुछ सोचते हुए अपनी आंखें खोलता, फिर तुरंत रॉनी को देखकर पूछता है, कल रात सजनी घर गई थी? रॉनी ने नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से अभी बात की। इनफैक्ट मैंने सब तरफ से पता लगाया लिया, भाभी किसी के पास नहीं गई। अव्यान के चेहरे पे गुस्सा उभरने लगता है। गुस्सा अपने आप से था क्योंकि वह कल प्रज्ञा को छोड़कर चला गया था। अव्यान अब अपने गुस्से को काबू करके कार की ओर बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचते हुए बैठ जाता है। रॉनी भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और बहुत तेज रफ्तार से कार वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ करीब 12 बजे आव्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। आव्या जैसी आंख खोलती है, खुद को रुद्र की शर्टलेस बदन से चिपकी हुई पाती है। रुद्र की नींद खुली तो पर उसकी आंखें बंद करके रखी थी। सूरज की चमकती धूप की वजह से पार्टीशन लगा होने के बावजूद उसकी लाइट अंदर आ रही थी। आव्या सिर उठाकर रुद्र के हैंडसम चेहरे को देखती है। रुद्र आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, गुड आफ्टरनून बेबी गर्ल। रुद्र की बात सुनकर आव्या चौंक जाती है। वह अपनी नज़र रुद्र से हटाती है और अपना फ़ोन देखती है। टाइम देखते ही वह और ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके साथ घर से जो मिस्ड कॉल आए थे उसे देखकर भी वह हैरान हो जाती है। आव्या रुद्र को गुस्से घूरते हुए अपना फ़ोन दिखाकर कहती है, दिखाइए, दे रहा है? कितने सारे मिस्ड कॉल्स आए हैं घर से, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? रुद्र उसी तरह से आंखें बंद किए हुए बोलता है, बता देना अपने होने वाले पति के साथ सुहागरात की प्रैक्टिस कर रही थी। दैट्स इट। आव्या आंखें फाड़े रुद्र को देखती है। फिर जब उसे कल रात की सारे सीन दिखते हैं तो वह रुद्र के सीने से छुप कर कहती है, तुम एकदम हफ्सी हो, ऐसे कौन किस करता है? ये गलत है ना रुद्र? रुद्र यह सुनकर आव्या के बाल को धीरे से पकड़ता उसे थोड़ा पीछे करता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, उसे हवस नहीं कहते बेबी गर्ल, तड़प कहते हैं। जिस दिन से तुम्हें देखा है बस उस दिन से तुम्हें अपना बनाने का तड़प है मुझे। आव्या एकदम से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के चेहरे को से होकर उसके होठों को देखता है और फिर आगे बढ़कर धीरे से होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है। आव्या की पकड़ एकदम से रुद्र के कंधे पर कस जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र बहुत सॉफ्टली आव्या को किस करने लगता है। आव्या भी धीरे धीरे रुद्र का साथ देने लगती है। कुछ आधे घंटे बाद रुद्र आव्या के होठों को धीरे से छोड़ता है और उसके पर किस करके पीछे हट जाता है। आव्या अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, इन होठों पर मेरे होठों के अलावा किसी और के होठ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज मैं खुद को हैवान बनने से रोक नहीं पाऊंगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव, ब्रेकअप, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस ये पता है, मुझे तुम चाहिए। हर हालत में तुम मेरी हो, मेरी ही बनोगी। किसी और की बनने की कोशिश की तो पहले उस इंसान को मारूंगा और फिर अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। आव्या कुछ पल रुद्र को पागलपन को देखती है, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा खुद को मारोगे तो फिर से मैंने दूसरे को अपना बना लिया तो उसे कैसे मारोगे? जैसी आव्या यह कहती है रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। वह सर्द आवाज़ में तो कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें हर्ट करूं? आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाकर रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है। आव्या रुद्र की आंखों में देखती कहती है, तुम्हें पता है रिलेशनशिप खराब कैसे होती हैं, ब्रेकअप कैसे होते हैं? ट्रस्ट, जब एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ख़त्म हो जाता है या फिर लड़का या लड़की का मन भर जाता है, जब गलतफहमी उत्पन्न होती है। हमारे केस में अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे मारकर समझाना और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। हर एक बात हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोई भी बात हम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। अगर मैं किसी की बात से नाराज़ हुई तो तुम मुझे तुरंत मनाओगे और तुम हुए तो मैं तुम्हें मनाऊंगी, और अगर दोनों हुए तो दोनों मनाएंगे।
कोई पीछे नहीं हटेगा। तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? बोलते हुए आव्या रुद्र के एक्सप्रेशन और गौर करने लगती है। रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, कंडीशंस अच्छी हैं, एक बात हमेशा याद रखना बेबी गर्ल, हमारे बीच जितने भी गलतफहमी आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आव्या रुद्र के चेहरे से हाथ हटाती है और उसके सीने पर सिर रखती है। कुछ सोचते हुए आव्या रुद्र के सीने पर किस करती है और फिर से अपना सिर रख लेती है। रुद्र अपना फ़ोन निकालकर धीर को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर कॉल कट करके आव्या को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद नॉक होती है। रुद्र दरवाज़ा खोलता है तो धीर बिना देखे पेपर बैग अंदर देता है, फिर वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है। आव्या रुद्र से दूर होती है। रुद्र बैग से एक शर्ट निकालकर पहन लेता है। आव्या खुद को आईने में देखती है। उसके बाल बिखरे होते और होठ रुद्र के पूरी रात किस करने की वजह से सूज चुके थे। इस हालत में वह बाहर निकल नहीं सकती थी। आव्या कुछ करती तभी उसे अपने चेहरे पे गीला गीला सा कुछ लगता है। आव्या देखती तो रुद्र गीले कपड़े से आव्या के पूरे चेहरे को होकर गर्दन को पहुंच रहा था। रुद्र के ऐसी करने से आव्या को अब फ्रेश सा लगता है। रुद्र आव्या के होठों पर लिप बाम लगाता है, फिर उसके बालों को कंघी करने लगता है। आव्या तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि रुद्र बहुत धीरे धीरे कंघी कर रहा था, जिससे आव्या को गर्दन दर्द नहीं हो रहा था। रुद्र आव्या के बालों पर पोनी टेल बना देता है और दोनों माउथ वॉश करते हैं। रुद्र आव्या के खाने के लिए सैंडविच देता है। आव्या तुरंत सैंडविच लेकर खाने लगती है क्योंकि उस समय सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। रुद्र आव्या की खाते हुए देखकर खुद भी खाने लगता है। नाश्ता होती आव्या कार से उतरते हुए कहती है, आई थिंक अभी मुझे घर जाना चाहिए, सब बहुत परेशान हो गए। रुद्र कुछ नहीं बोलता। आव्या कुछ पल उसे देखती है और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। आव्या कार में बैठकर कार स्टार्ट करती है। आव्या की कार पल भर में वहाँ से चली जाती है। आव्या के जाते ही धीर ड्राइविंग सीट पर बैठता है। रुद्र उसे कुछ इशारा करता है तो धीर हार में सिर हिलाकर कार स्टार्ट कर देता है। दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम लोगों में? रॉनी अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स पर चिल्ला रहा था। उन बॉडीगार्ड्स ने बताया था कि प्रज्ञा एक कार में बैठी, वह कार कौन चला रहा था ये कोई नहीं देख पाया। प्रज्ञा उससे अच्छे से बात कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि प्रज्ञा उस इंसान को जानती है। आव्यान आंखें बंद करके खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि शायद प्रज्ञा उसे सच में छोड़ के चली गई, पर उसका दिल बिल्कुल भी मान नहीं रहा था कि प्रज्ञा उसे छोड़कर चल जा सकती है। आव्यान अपने दिमाग और दिल के बीच उलझा हुआ था। उसे कल रात की प्रज्ञा की बस आवाज़ सुनाई दे रही थी जिसमें प्रज्ञा उसे पुकार रही थी। आव्यान अचानक से गुस्से से अपने सामने खड़े खंबे पर जोर से पंच मारता है और इसे इस वक्त बस खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रॉनी जल्दी से आव्यान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आव्यान तुरंत उसके हाथ से झटक कर जोर से चिल्लाता है, आई नीड माई सजनी, जो करो कैसे करो मुझे वो अभी की अभी चाहिए। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड्स उसकी आवाज़ सुनकर कांप से जाते हैं। रॉनी आव्यान से दूर होता है और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। आव्यान अपने आईब्रो के सामने रगड़ते हुए कुछ सोचने लगता है। प्रज्ञा को खोजने के लिए अब सब तरफ बॉडीगार्ड लग जाते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सीसीटीवी कैमरा, हर जगह से उसे खोजने लगते हैं। छानबीन में इतना तो पता चल जाता है कि प्रज्ञा जिसके साथ गई है वह इस शहर से बाहर तो नहीं था। घर में अब तक किसी को बताया नहीं गया था कि प्रज्ञा गायब है। सबको बस यही लग रहा था कि प्रज्ञा आव्यान के साथ है। उधर आदित्य और ध्रुव एक साथ बैठे हुए थे। आदित्य लैपटॉप पर देख रहा था कि ध्रुव फ़ोन में। आदित्य लैपटॉप को बंद करके सामने देखते हुए कहता है, दिल्ली, सब वही है। ध्रुव कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हें ये आइडिया है कि कौन कौन जिंदा है? ध्रुव का सवाल सुनकर आदित्य थोड़ी देर तक रुकता है और फिर जवाब देता है, ये तो नहीं, वहीं जाकर पता चलेगा। ध्रुवंश कहाँ है? बोलते हुए आदित्य ध्रुव को देखता है। ध्रुव कुछ बोलता तभी ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, मैं यहीं हूँ पापा।
ध्रुवंश आगे बढ़कर सोफे पर बैठ जाता है। आदित्य उसे देखता है, फिर एकदम से कहता है, मैंने जो कहा था वो हो गया? ध्रुवंश हाँ में सहलाता है। आदित्य सोफे पर बैठकर बोलता है, ठीक है, कल ही हमें निकलना होगा। अब और सिंघानियाँ बिछड़ कर नहीं रहेंगे। रुद्रांश अपनी चाल कभी भी चल सकता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ। बोलते हुए वह कुछ सोचता है। ध्रुवंश आदित्य की बात सुनकर उठता है, अपने कमरे से निकल जाता है। ध्रुवंश अब आव्या के कमरे में और बढ़ जाता है। आव्या के कमरे पहुँचते हुए देखता है कि आव्या कुछ रिपोर्ट्स को देख रही है। ध्रुवंश दरवाज़ा अंदर से बंद करता है। आव्या आहट सुनकर सिर उठाकर सामने देखती है। सामने देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहती है, अंश, मैं ना तुम्हारे बारे में सोची थी। कायरा। आव्या इससे आगे कुछ बोलती, ध्रुवंश आव्या के हाथ को फाइल उठाकर फेंक देता है। फाइल पर जितने पेज थी सब उड़कर नीचे आने लगती है। आव्या ध्रुवंश को कंफ्यूज होकर देखती है। ध्रुवंश के चेहरे पे इस वक्त गुस्सा था। ध्रुवंश आव्या के कंधे को जोर से पकड़कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, जिस इंसान की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, तुम उसी के बेटे के साथ पूरा रात गुजार कर आई हो। हाउ ट्यूलिप। बोलते हुए इसकी आंखों में रुद्र के लिए नफरत दिख रहा था। आव्या का मुस्कुराते चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। ध्रुवंश रात की बात को याद करते हुए कहता है, कल रात मैं हॉस्पिटल गया था तुम्हें पिक करने, बट तुम तो उस कमीने के बाहों में कार के अंदर घुस गई थी। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम तो अंदर उसके साथ मज़े कर रही थी। वक्त का पता कैसे चलेगा तुम्हें? बहुत मज़ा आया होगा ना तुम्हें? उसकी हर जगह छुआ, तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया। प्रोटेक्शन यूज़ किया था या प्रेग्नेंट करके ऐसे ही छोड़ देगा तुम्हें? आव्या अचानक से ध्रुवंश को धक्का देती है और उस पर जोर से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बक रहे हो? समझ भी आ रहा है तुम्हें? ध्रुवंश की एकदम से बीच में बोल पड़ता है, बक नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो मैंने आंखों से देखा वही बता रहा हूँ। बिना कपड़ों के एक लड़का और लड़की बंद कार में अंदर और क्या कर सकते हैं? आव्या ध्रुवंश की खिन से देखते हुए गुस्से से कहती है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी अंश। आई कांट बिलीव दैट कि तुम ऐसा कुछ भी सोच सकते हो। ओ गॉड। बोलते हुए आव्या अपना सिर पकड़ लेती है। आव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह ध्रुवंश की बात पर कैसे रिएक्ट करे। आव्या ध्रुवंश का चेहरा देखती है तो उसे उसकी बात सुनाई देती है। आव्या उससे कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे रेस्ट करना है। ध्रुवंश उसकी यह बात सुनकर तंज भरी मुस्कुराहट दिए कहता है, हाँ अभी तो रेस्ट करना ही होगा ना, पूरी रात तो रेस्ट किया नहीं, करने नहीं दिया होगा तुम्हें। आव्या फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम। ध्रुवंश फिर कुछ बोलने को होता है कि तभी आव्या फिर से जोर से चिल्लाती है, आई सेड गेट आउट अंश, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ध्रुवंश एक पल आव्या को देखता है, फिर गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर बहुत ही जोर से दरवाजे को बंद करके चला जाता है। आव्या दरवाजे को देखती है और फिर निठाल सा बेड पर बैठ जाती है। आव्या फर्श को एकटक देखने लगती है कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन को देखती है जिस पर रुद्र का नाम शो हो रहा था। आव्या बस फ़ोन को देखती रहती है और बार बार फ़ोन रिंग होता रहता था, पर फिर भी आव्या कॉल रिसीव नहीं करती। आव्या फ़ोन को साइड में रखती है, फ़ोन रिंग होते ही रहती है। आव्या चुपचाप वैसी बैठी रहती है, पर तभी अचानक ही आव्या की आंखों में आंसू की बूंदें गालों पर बह जाती हैं। एक अंधेरे कमरे में हल्की सी लाइट में प्रज्ञा फर्श पर जख्मी हालत में लेटी हुई थी कि आंखें बंद थीं। उसके पैर हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि इस वक्त वह बेहोश है। कमरे में एकदम सन्नाटा था। उस सन्नाटे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलते ही बंद होता है और किसी के कदम प्रज्ञा की ओर बढ़ते हैं। उसके हाथ में एक जग था, उसके बाल पीठ पर लहरा रहे थे, जिससे यह समझ आ रहा था कि यह लड़की है। उसके कदम बढ़ते हुए प्रज्ञा के पास रुकती है। हल्की सी रोशनी में उस लड़की का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि उसने लाइट को पीट करके रखी थी। वह लड़की जग में पानी को प्रज्ञा के चेहरे पर डालने लगती है। उसके ऐसा करने से बेहोश प्रज्ञा को होश आता है। प्रज्ञा अपनी चिपकी पलकों को धीरे धीरे खोलती है
आंखें खुलते उसे सारी चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं। वह लड़की पानी का जग एक झटके से फेंक देती है। प्रज्ञा की नज़रें अब साफ देखने लगती हैं। प्रज्ञा नज़रें उठाकर उस लड़की के चेहरे को देखती है और अविश्वास होकर बोलने की कोशिश करती है, काजल, तुमने मुझे। इतना बोलते ही प्रज्ञा खांसने लगती है। उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, प्रज्ञा की दोस्त काजल थी। प्रज्ञा उसे देखते हुए अपने दिमाग पर जोर देते हुए कल रात की बात सोचने लगती है। फ्लैशबैक। अभियान के जाने के बाद प्रज्ञा अफसोस करते हुए घुटनों के बल बैठती और हुए अंतरी उसकी आंखें नम थीं और वह धीरे धीरे कह रही थी, आई एम सॉरी साजन, प्लीज़ वापस लौट आइए, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। अभियान के छोड़ने के गम में प्रज्ञा पूरी तरह से डूब चुकी थी। कुछ एक घंटे बाद वह लड़खड़ाते हुए उठती है क्योंकि वह उठने तक की हिम्मत नहीं हो चुकी थी। प्रज्ञा के बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी साड़ी भी अब नीचे ज़मीन तक आ रही थी। प्रज्ञा बेसुध सी अपनी कदम धीरे धीरे बढ़ाती है और उसकी साड़ी जमीन को साफ करते हुए जा रही थी। प्रज्ञा के कुछ कदम चलते ही एक कार उसकी ओर आ रही थी और देखती है, जिसे देखकर प्रज्ञा की आस बढ़ती है कि वह अव्यान है, लेकिन वह कार उस ओर चली जाती है जहाँ सजावट हुई थी। कार में एक लड़का और लड़की उतरते हैं। उन दोनों को देखते ही प्रज्ञा की सारी आशा टूट जाती है। वह मुड़कर फिर से वहाँ अपनी कदम बढ़ाती है। रोड पर प्रज्ञा बेसुध सी हालत में चलती जा रही थी। एक सुनसान सा रोड पर प्रज्ञा के किसी को डर नहीं था। वह बस चलती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके पास कार आकर रुकी। प्रज्ञा कार के अंदर बैठी काजल को देखती है। काजल प्रज्ञा को देखकर कहती है, हे शैस्त्रा, कहाँ जा रही हो तुम और ये क्या हालत बना रखी है अपनी। बोलते हुए प्रज्ञा के ऊपर से नीचे तक देखती है। प्रज्ञा रूखा सा जवाब देती है, वो ऐसे में टहल रही थी। काजल उसे गौर से देखती है और फिर अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। प्रज्ञा भी बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाती है। काजल स्टार्ट करती है और ड्राइव करते हुए ही पूछती है, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया क्या। प्रज्ञा गहरी सांस लेकर जवाब देती है, हाँ यार, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से झगड़ा हो गया, पता नहीं अब सब ठीक होगा कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं उन्हें कैसे मनाऊं। आई रियली लव हिम, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बोलते ही प्रज्ञा अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। वहीं प्रज्ञा की बात सुनकर काजल के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था। काजल प्रज्ञा को एक जगह पर ले जाती है। प्रज्ञा घर के अंदर देखते हुए कहती है, ये घर किसका है। काजल एक फ्लावर वास उठाती है और कहती है, मेरे अंकल की है, मुझे यहाँ कुछ काम था तो मैं यहाँ रुकने की सोची। प्रज्ञा यह सुनकर काजल की ओर पलटने ही वाली थी कि काजल एकदम से प्रज्ञा के सिर पर जोर से फ्लावर पॉट गिराती है। प्रज्ञा एक चीख के साथ नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छा जाता है। प्रज्ञा काजल को देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। प्रज्ञा पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। फ्लैशबैक एंड्स। प्रज्ञा ये सब सोच ही रही थी कि काजल एड़ियों के बल बैठकर उसे एक अलग ही नज़र से देखने लगती है। काजल प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी सहसा, लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कोशिश कर रही थी खुद को समझाने की। बोलते हुए काजल की आवाज़ में एक अजीब सी वॉइस आ रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई यार, मैं तुझे तेरे पति के साथ नहीं देख सकती। देख सहसा, अब तुझे मरना होगा क्योंकि तू तेरे पति और मेरे बीच आ गई है। तू जब तक नहीं मरेगी वो मेरा नहीं हो पाएगा। काजल यह सब बिल्कुल पागल की तरह बोल रही थी। वहीं प्रज्ञा यह सब जैसे ही सुनती है उसे हैरानी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। प्रज्ञा गुस्से में एकदम से भारी आवाज़ में कहती है, क्या कहा तूने, साजन को अपना बनाएगी, उसके बारे में सोचा भी तू, जान ले लूँगी तुम्हारी, वो सिर्फ मेरा है, समझी तुम। प्रज्ञा के आंखों में गुस्से ज्वालामुखी की तरह फटता हुआ नजर आ रहा था। प्रज्ञा की बात सुनकर काजल बोली, अफसोस, मेरी जान लेने से पहले तेरी जान ले लूँगी। बोलकर काजल बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगी। गुस्से में प्रज्ञा को यह तक समझ नहीं आ रहा था कि काजल को आज तक नहीं पता कि अव्यान उसका पति है।
काजल को आज तक भी यही समझती है कि प्रज्ञा का पति ध्रुवंश है। प्रज्ञा अभियान के प्यार में हद से ज़्यादा पागल थी, जिस वजह से जैसे ही काजल के मुंह से पति शब्द निकला, प्रज्ञा को लगा कि काजल अभियान की बात कर रही है, लेकिन असल में बात तो वह काजल ध्रुवंश की कर रही थी। एक प्यार में पागल थी और दूसरी ध्रुवंश को पाने के लिए पागल हो चुकी थी। दोनों को ही दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था। काजल प्रज्ञा के जबड़े को पकड़कर जोर से दबाते हुए कहती है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। उसके इतने बोलते ही प्रज्ञा का खून खौल उठता है और छटपटाते हुए खुद से छुड़ने लगती है। दूसरा कोई अभियान को अपनी कहे ये प्रज्ञा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रज्ञा के छटपटाते हुए देखकर काजल हंसते हुए कहती है, छटपटा छटपटा, जितना छटपटाना है छटपटा। काजल प्रज्ञा के जबड़े को छोड़कर उठती है। काजल वहाँ से चलने को होती है, एक और जाती है। प्रज्ञा उसे देखते हुए लगातार खुद को रस्सी में छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती। एकदम से प्रज्ञा की नज़र जग के टूटे टुकड़े पर जाती है। प्रज्ञा एक नज़र काजल को देखती है, जो कपड़ से कुछ देख रही थी। प्रज्ञा जमीन पर रगड़ते खिसकते हुए उस ओर जाती है। प्रज्ञा कांच के पास पहुंचती है और उसके लिए वह उठाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। प्रज्ञा कांच को उठाने के लिए पलटती है और वह जैसे ही पलटती है, कांच उसकी कमर में घुस जाते हैं और प्रज्ञा के मुंह से हल्की आह निकल जाती है। प्रज्ञा उस चोट को इग्नोर करके दूसरा कांच का टुकड़ा बहुत मुश्किल से उठाती है, जो थोड़ा बड़ा था। प्रज्ञा दोनों हाथों से उसे पकड़कर रस्सी को काटने लगती है। इसी दौरान उसका हाथ भी पूरी तरह से कट जाता है, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। काजल कबर्ड अपनी अजीब से एक्सप्रेशन लिए चाकू की धार चेक कर रही थी। कबर्ड में चाकू की बाजार लगी हुई थी और काजल प्रज्ञा को मारने के लिए एक धारदार चाकू ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ अभियान को पता चल चुका था कि प्रज्ञा कहाँ है। काजल प्रज्ञा को लेकर शहर से बाहर नहीं गई थी, जिस वजह से अभियान को प्रज्ञा को ढूंढने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। अभियान अकेला इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसका कार इतनी ज़्यादा स्पीड पे चल रही थी कि गलती से भी उसके सामने कोई आ जाए तो उसके शीथड़ उठ जाएंगे। उसके पीछे रॉकी के साथ एक बॉडीगार्ड थे। उसके पीछे रॉकी के साथ कुछ बॉडीगार्ड थे। रॉनी को अभियान की इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसकी स्पीड ड्राइविंग देखकर रॉनी की हालत ख़राब हो रही थी। अभियान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह हवा को चीरते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था। इधर आखिरकार काजल को प्रज्ञा को मारने के लिए अच्छी चाकू मिल ही जाती है। काजल पलटकर प्रज्ञा को देखती है। मुस्कुराते हुए काजल प्रज्ञा की ओर बढ़ते हुए कहती है, जितना लुढ़कना लुढ़क लो, यहाँ से भाग नहीं पाओगी। काजल देख चुकी थी कि प्रज्ञा अपनी जगह से थोड़ी दूरी पर जा चुकी थी। प्रज्ञा उसे देखती है और जल्दी जल्दी वो रस्सी को काटने लगती है। काजल के कदम फटते हुए प्रज्ञा के पास पहुंच जाते हैं। काजल प्रज्ञा को सामने अपने पैर लपेट कर बैठ जाती है। चाकू की धार चेक करते हुए काजल बोलती है, अलविदा मेरी होने वाली सौतन। बोलते ही वह एक झटके से प्रज्ञा के ऊपर वार करती, लेकिन प्रज्ञा की एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। काजल हैरान होकर प्रज्ञा को देखती है। प्रज्ञा जोर से काजल को धक्का देती है, जिससे काजल ने जो चाकू पकड़ी थी वह दूर जाकर गिरती है। प्रज्ञा के पैर अब तक बंधे थे। वह उसी तरह से काजल के ऊपर आकर उसका गर्दन पकड़ लेती है। प्रज्ञा गुस्से से उबलते हुए कहती है, एक अच्छा दोस्त माना था तुम्हें और तुमने उसे एक झटके में ख़त्म कर दिया। मेरी सौतन बनेगी तू। बोलते ही प्रज्ञा उसकी गर्दन को छोड़कर गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। प्रज्ञा रुकती नहीं है और वह काजल के बाल को पकड़कर खींचती है और फिर बार बार थप्पड़ मारने लगती है। उसके अंदर जिस आग को काजल ने भड़काया था, उसी आग से प्रज्ञा काजल को जला रही थी। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वह अपने घुटनों से प्रज्ञा को उसी जगह पर मारती है जहाँ कांच घुसा था। काजल ने ऐसा करते ही कांच प्रज्ञा के कमर और ज़्यादा घुस जाता है। प्रज्ञा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है और वह रुक जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर काजल प्रज्ञा को अपने ऊपर से धक्का देती है। प्रज्ञा झटके से फर्श पर लेट जाती है। अब काजल प्रज्ञा को मारने लगती है।
काजल उसे मारते हुए चिल्लाती है, दोस्त 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 तो मैंने भी तुझे माना था, लेकिन धोखा देने पर तूने मुझे मंजूर किया। मुझे तुम्हारा हस्बैंड चाहिए, वो सिर्फ मेरा होगा, तेरे होते हुए तो मेरा नहीं हो सकता। फिर एक बार अव्यान को अपना कहता देखकर प्रज्ञा को गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है। प्रज्ञा काजल के ऊपर से हटती है और इस बार काजल प्रज्ञा से दूर हो जाती है। प्रज्ञा जल्दी जल्दी अपने बंधे हुए पैरों को खोलने लगती है। काजल नीचे गिरा चाकू उठाकर प्रज्ञा की ओर बढ़ती है। प्रज्ञा अपने पैरों को खोलने में लगी थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र काजल पर पड़ती है। वह जल्दी से हटती है। हटते ही काजल जो चाकू मार रही थी वह प्रज्ञा के हाथ में लगती है। प्रज्ञा अपने हाथ को देखती है, तभी काजल उसके सीने पर चाकू घोंपने के लिए बढ़ती है। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुलता है। अव्यान सामने का नज़ारा देखकर बिना एक पल गंवाए गन निकालकर काजल के हाथ पर शूट करता है। काजल चढ़ से चीखते हुए दूर हो जाती है। वह धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। प्रज्ञा एक नज़र काजल को देखकर दरवाजे पे खड़े अव्यान को देखती है। अव्यान को देखते ही प्रज्ञा की आंखों में आंसू छलक उठती है। अव्यान जल्दी से दौड़कर प्रज्ञा के पास जाता है और उसके पास बैठकर झटके से उसे गले लगा लेता है। प्रज्ञा भी कसकर अव्यान के गले लग लेती है। ऐसे करते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। रोनी और बाकी बॉडीगार्ड्स काजल को लेकर चले जाते हैं। प्रज्ञा कल की हुई घटना को याद करके रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए साजन, प्लीज़। अव्यान यह सुनकर और ज़्यादा कसकर उसे गले लगा लेता है। अव्यान ही जानता था कि प्रज्ञा के ऊपर काजल के द्वारा वार होता हुआ देखकर वह किस कदर घबरा गया था। प्रज्ञा को ना देखे उसे बस 16 से 18 घंटे हुए थे, पर वह पागल हो गया था। बहुत देर तक अव्यान प्रज्ञा के गले लगाए रहता है और फिर धीरे से उसके अलग होकर उसे देखने लगता है। प्रज्ञा नम आँखों से अव्यान को देखने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के पूरे चेहरे को किस करता है और किस करते उसकी अंदर की फीलिंग्स बाहर आ रही थी। उस किस से अव्यान प्रज्ञा को अपना डर से एहसास को जता रहा था। अव्यान प्रज्ञा के पूरे चेहरे को किस करता है और फिर उसके माथे को किस करके अपना सिर उसके सिर के साथ जोड़ देता है। प्रज्ञा की आंखें बंद हो जाती हैं। अव्यान की भी आंखें इस वक्त बंद थीं। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इमोशन से बाहर आती अव्यान धीरे से कहता है, आई एम सॉरी सजनी। तुम। यह सुनते ही प्रज्ञा के जज्बात काबू नहीं होते और वह फिर एक बार झटके से अव्यान को गले लगा लेती है। बिछड़े का डर, खोने का डर इस करीबी से साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद दोनों दूर होते हैं। अव्यान प्रज्ञा की हालत देखता है और फिर उसके पैरों पर बंधी रस्सी खोलता है और एकदम से प्रज्ञा को गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा अव्यान के गर्दन पर अपने हाथ लपेटकर एकटक देखने लगती है। अव्यान बाहर निकलकर प्रज्ञा की कार में बैठाता है और खुद ही बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा रोनी कार स्टार्ट करता है। कार चलते ही रोनी मिरर में देखते हुए प्रज्ञा से पूछता है, आर यू फाइन भाभी? प्रज्ञा हाँ में सिर हिलाकर धीरे से जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अव्यान अब तक तो शांत होकर प्रज्ञा के हाथों पर बैंडेज लगा रहा था, लेकिन अचानक ही अव्यान को क्या होता है, वह बैंडेज छोड़कर सीधे प्रज्ञा के होठों को अपने होठों के कब्जे में लेकर किस करने लगता है। प्रज्ञा अचानक हुए इस इंसिडेंट से शॉक्ड हो जाती है और एकदम से फ्रीज हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा के कमर को पकड़कर इंटेंसली किस करने लगता है। इस बार इस कदर प्रज्ञा के होठ का रस भी पी रहा था जिसे वह कितने दिन से प्यासा हो। अव्यान प्रज्ञा के मुंह के हर कोने का स्वाद चख रहा था। प्रज्ञा बहुत देर तक शौक में रहती है, पर जैसे ही उसे अव्यान की बेचैनी का एहसास होता है वह अपनी आंखें बंद करके अव्यान के किस को महसूस करने लगती है। दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के होठों में गुम हो चुके थे। रोनी को पीछे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। रोनी उस आवाज़ को समझ नहीं पाता और बिना सोचे समझे मिरर में देखता है और मिरर में देखते रोनी हैरान होकर एकदम से ब्रेक मारता है। उसके ब्रेक मारते अव्यान का हाथ प्रज्ञा के कमर की उस जगह को पकड़ लेता है जिसे कांच घुसा हुआ था, जिस वजह से प्रज्ञा की दर्द भरी आह निकल जाती है। रोनी जल्दी से कहता है,
आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अव्यान प्रज्ञा से दूर होता है और रोनी को एक नज़र अपनी खतरनाक आंखों से घूरते हुए देखता है। रोनी की तो हालत ही खराब हो जाती है। वह खुद को कोसने लगता है कि उसने क्यों उस आवाज़ पर गौर नहीं किया, क्यों बिना सोचे समझे पीछे देखा। अव्यान प्रज्ञा के कमर को देखता है जिस पर खून बह रहा था। अव्यान अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करता है और फिर गहरी सांस लेकर उसकी कमर की ओर झुकता है। प्रज्ञा तो शर्म से नजरें झुका लेती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि रोनी ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया है। अव्यान बहुत धीरे से प्रज्ञा के कमर से कांच निकालता है। प्रज्ञा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे से एक नज़र देखकर खिड़की से बाहर कांच को फेंकता है। अव्यान अब फिर से प्रज्ञा की दवाई और बैंडेज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आव्या के कमरे में एक हल्की लाइट जली हुई थी और वह पेट के बल लेटी तकिए में सिर रखे अब तक ध्रुवंश की बातों को सोच रही थी। आव्या को सबसे ज़्यादा हार्ट ध्रुवंश की इस बात से लगा कि उसने आव्या को एक ऐसी लड़की समझा जो बिना सोचे समझे अपना जिस्म किसी को भी सौंपती हो। आव्या को फ़ोन फिर रिंग होने लगा। आव्या एक नज़र फ़ोन को देखती है जिस पर रुद्र का नाम शो रहा था। पूरे दिन में रुद्र के कम से कम 100 बार कॉल किया था पर आव्या का बिल्कुल भी मूड नहीं था उसे बात करने का। कुछ देर बाद कॉल आने बंद होता है और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद आव्या के बेड पर कुछ गिरता है। आव्या उठकर देखती तो वहाँ एक बॉल थी। आव्या बॉल को कंफ्यूज होकर देखती है, फिर उसे पकड़ लेती है। आव्या जैसे इस बॉल को पकड़ती है उस पर लिखे शब्द उसे दिखते हैं जिस पर लिखा था पिकअप द कॉल बेबी, पिकअप द कॉल बेबी, अदरवाइज। उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। आव्या हैरानी से बॉल को देखती है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या बॉल को साइड में रखकर फ़ोन को देखती है। रुद्र के फ्लैश होते नाम को देखकर आव्या धीरे से फ़ोन को पकड़कर कॉल रिसीव करती है पर कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र की सर्द भरी आवाज़ें आती हैं। मैं नीचे गेट के बाहर खड़ा हूँ, अभी की अभी आओ वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। आव्या उसकी सर्द भरी आवाज़ सुनकर कुछ बोल पाती। रुद्र अपना बोलते ही कॉल कट कर देता है। आव्या अब सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे, जाए या ना जाए। नीचे कार से टिककर खड़ा था, उसकी नज़र बस आव्या के कमरे की ओर थी। वह मुंह पर एक सिगरेट थी और उसके चेहरे पे एक डार्कनेस थी जो उसके गुस्से को दिखा रही थी। कुछ आधे घंटे बीत जाने पर भी काव्या नहीं आती। वह देखकर रुद्र अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। वह एकदम सर्द नज़रों से आव्या के कमरे की ओर देखता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।